तो भैया जी बहनी जी कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए आज होने वाला है हमारी यूपी टीजीटी का टेस्ट सीरीज नंबर 7। अभी तक 6 हम लोगों ने टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने बहुत सारे नए क्वेश्चंस को देखा भी होगा और नोट भी किया होगा। आज का जो टेस्ट है और इसके बाद जो आने वाला टेस्ट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इन दो टेस्ट से आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस टेस्ट को लगाते लगाते आपका कितना स्कोर हो रहा है वो भी आप जरूर बताया कीजिए, इससे हमें पता लगेगा कि कितना आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं है। देखिए ये आप घर बैठे अपना एवेल्यूएशन कर सकते हैं, ये उसका बेहतरीन तरीका है। आप जान पाएंगे कि कितना भी आपको पढ़ना है और कहाँ तक आपने कवर किया है। हमारे टेस्ट में मैं सब कुछ मिक्स कर देता हूँ, चाहे वो आपका ग्रामर का पोर्शन हो, लर्निंग पोर्शन हो, चाहे टर्म्स वाला पोर्शन हो या लिटरेचर वाला पोर्शन हो। तो जिस भी पोर्शन में आपको दिक्कत लग रही है उस पोर्शन को जरूर पढ़ा कीजिए टेस्ट लगाने के बाद में, ठीक है ना। बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट वी हैव अ नीड टू रिकॉग्नाइज आवर वीकेस्ट एंड स्ट्रेंथ पॉइंट। इफ यू थिंक दैट पर्टिकुलर एरा is lacking behind, then you have a need to focus there, because it is going to be, I think, 2 or 3 months remains. So it's a small time in which we have a need to cover whole syllabus. So what we will do, we have only one option. कम समय में हम वहां ध्यान देने वाले हैं जहां पर हम पीछे हैं, ठीक है ना, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। और देखिए मैं पीजीटी का भी टेस्ट सीरीज लाया था, लेकिन पीजीटी में मतलब इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो पीजीटी का टेस्ट तो अभी बनाने वाला हूं नहीं। टेस्ट सीरीज आपका जो है टीजीटी का चलता रहेगा, वो भी कब, जब ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। व्यूज तो 3-3 हजार आ रहे हैं लेकिन उतना सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, तो फिर अगर ऐसा मुझे लगेगा तो फिर मैं इसको भी बंद ही कर दूंगा। अभी पीजीटी का तो मैंने बंद कर दिया, उसका कोई भी वीडियो अब नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि which characters role played by William Shakespeare in the play Every Man in His Humor। तो आप सभी जानते हैं कि Every Man in His Humor एक बहुत ही बेहतरीन वर्क माना जाता है कॉमेडी ऑफ किसका, ह्यूमर का, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ठीक है। और आप जानते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के प्रेरणादाता कौन है, प्रेरणादाता कौन है, तो वो आपके बेन जॉनसन जी हैं। उनका ये वर्क है, तो उनके इस वाले वर्क में किसका रोल प्ले किया था विलियम शेक्सपियर महोदय जी ने। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, कैप्टन बोबाडेल है, एडवर्ड नोवेल है, मास्टर स्टेफन है, वेलब्रेड है। तो इसमें क्या आंसर होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए या फिर अपने आप को चेक कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड नोबेल, ठीक है ना। इसमें एक एक नया क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का आप मेन फोकस कहाँ कर कीजिएगा, फ्रेमिंग पे देखिए और क्वेश्चंस का लेवल देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये कहीं से कट पेस्ट किए हुए नहीं है, ये खुद के डिजाइन किए हुए क्वेश्चंस हैं। और मैं अंदर से जितना भी हो पा रहा है, जिस तरीके से प्रश्न बन पाएंगे या बनने की संभावना है आपके पेपर में, वो मैं आपको यहीं करा दे रहा हूँ। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं भाई, मेरे मैं बार बार बोलता हूँ, तो उसको लाइक जरूर किया कीजिए, यही हमारा एक मोटिवेशन है ना। क्योंकि हम आपसे इसका कुछ फीस तो ले नहीं रहे हैं, आप आराम से घर बैठे वीडियो देख रहे हैं ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसमें क्या पूछा गया, बहुत सरल है ये। यह पूछा गया है कि भैया जी किसने शेक्सपियर महोदय जी को आप स्टार्ट करो बोला है। ये मोस्ट फेमस है, हर बार पूछा जाता है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन में से एक है जो मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है ना। जो लोग नए नए तैयारी किए हैं तो उसको देख लो, पेपर में आने की संभावना प्रबल रहती है इसकी है। तो किसने बोला इनको है आप स्टार्ट करो, क्या वो थॉमस लॉज हैं, थॉमस रैमर हैं, थॉमस कीड है या फिर रॉबर्ट ग्रीन है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट ग्रीन। इंपॉर्टेंट लगा लो। आपको क्या करना है, आपको जो है यूनिवर्सिटी वेट्स कमेंट बॉक्स में बता देने हैं कि हाउ मेनी यूनिवर्स आर देयर एंड यू हैव नीड टू आल्सो राइट द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स, उनके नाम भी आपको मेंशन करने हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु सेड शेक्सपियर हिमसेल्फ माइट नॉट हैव अचीव्ड सो मच। मतलब शेक्सपियर महोदय ने अपने आप में केवल इतना अचीव नहीं कर पाया, इफ स्पेंसर हैड नॉट लिव्ड एंड लेबोर्ड। कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर महोदय का जो आप जितना आज नाम देख रहे हैं केवल अपने दम पर नहीं कर पाए हैं, बल्कि स्पेंसर का भी इसमें हाथ है। तो ये किसका मानना है, तो क्या वो आपके इलियट महोदय हैं, क्या वो अर्नोल्ड महोदय हैं, क्या वो शैली हैं या फिर ड्रैडन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रैडन, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये नया स्टेटमेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, पूरी संभावना है कि ये पूछा जा सकता है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये
महत्वपूर्ण है, तो दोनों लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच टू प्लेज बाय शेक्सपियर देयर इज अ मेंशन अबाउट शिपरेक। देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके का ये क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इस प्रकार से ही प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि इनमें से ऐसे वे कौन से वर्क हैं जिसमें शिपरेक की बात की गई है। आप जान ही रहे हैं कि भाई टेम्पेस्ट तो सबको ही पता है कि टेम्पेस्ट पूरा का पूरा मान लो शिपरेक पर ही उसकी कहानी टिकी हुई है। तो ऐसे कौन कौन से दो नॉवेल्स हैं, देखते हैं ऑप्शन में। क्या वो कॉमेडी ऑफ एरर है, या फिर द टेम्पेस्ट है, या फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, या फिर सी ऑप्शन में है मेजर फॉर मेजर, या फिर द टेम्पेस्ट है, और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल है, या फिर टेम्पेस्ट है। तो देखो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पर कि मैंने हर एक ऑप्शन में टेम्पेस्ट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको ये तो पता ही है कि टेम्पेस्ट में शिपरेक है कि नहीं है। तो ऐसे एग्जाम में भी आपको सब देंगे। अब एक नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को कि भाई किसमें शिपरेक की बात की गई है, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही एग्जामिनर प्रश्न को डिजाइन करता है। तो जब भी आप अपने आप खुद भी पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से अपने माइंड के अंदर जो है सोचा कीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जामिनर बना सकता है। उसके लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। जिसका आंसर हो जाएगा ए, द कॉमेडी ऑफ एरर एंड द टेम्पेस्ट। तो इसको इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर है आपके। चलिए भाई, चाय पीते पीते कीजिए टेस्ट सीरीज। क्या लिखा है, इन विच प्ले दीज लाइन्स अकर वी केम इनटू द वर्ल्ड लाइक ब्रदर एंड ब्रदर एंड हाउ लेट्स गो हैंड इन हैंड नॉट वन बिफोर अनदर। तो ये लाइन काफी ज्यादा फेमस है कि भैया जी हम सभी संसार में आए हैं, वी केम इनटू द वर्ल्ड लाइक ब्रदर एंड ब्रदर, इसे आए और हमको सबके साथ हाथ में हाथ मिला करके चलना चाहिए, देखिए अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो ये लाइन जो है बेसिकली कहाँ से ली गई है? क्या वो एज यू लाइक इट से है, फिर हैमलेट से है, या फिर किंग लियर से है, आप देख रहे होंगे, या फिर द कॉमेडी ऑफ एरर से है। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉमेडी ऑफ एरर, ठीक है, ये लगाइएगा। अब आगे आप देख रहे होंगे, यहाँ पूछा गया है ऐसे कौन से वे दो प्लेज हैं शेक्सपियर महोदय जी के द्वारा जिसमें आपको करेक्टर देखने को मिलता है डेमेट्रियस। हाँ देखो ये भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शेक्सपियर महोदय के ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं जिसमें एक ही करेक्टर अलग अलग प्लेज में दिखता है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है कि भाई ऐसे वो कौन से प्लेज हैं जिनमें ये वाला करेक्टर आपको दिखाई देगा। तो करेक्टर के बेस्ड पर आपसे उस तरीके से प्रश्न डिजाइन कर सकता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो डेमेट्रियस करेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा भैया जी? क्या वो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, या फिर कॉमेडी ऑफ एरर में है, या फिर एज यू लाइक इट में है, या फिर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में है, या फिर मेजर फॉर मेजर में है, या फिर द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, या फिर मिडसमर्स नाइट ड्रीम में है, और पीटर्स एंड्रोनिकस में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मिडसमर्स नाइट ड्रीम एंड पीटर्स एंड्रोनिकस, ठीक है। इसके बारे में तो आप जानते हैं, ये भी जो है एक रोमन ट्रेजेडी मानी जाती है, ठीक है ना। और आपको ये बताना है कि ये टीटस एंड्रोनिकस किसके ऊपर मॉडल्ड है, किसके ऊपर मॉडल्ड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, अगर आपको पता है तो। अब यहाँ लिखा भैया ये आप ये देख रहे हैं, एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कहाँ से लिया गया ये पूछा जा रहा है। द पुरेस्ट सर्विस इज रिपेयर्ड विथ थैंक्स। हाँ यार ये बात तो आप देखो समझो, दुनिया में मान लो आपके लिए किसी व्यक्ति ने कुछ भी किया, बस आराम से सिंपल से बोल रहे थैंक यू भैया, अभी थैंक यू बस, मतलब थैंक यू बोल दिया और आपकी सेवा रिपे हो गई। आजकल का तो यही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन भाई जब भी कभी भी कोई व्यक्ति आपके अगर काम में आता है, सुख दुख में खड़ा है, तो फिर थैंक यू ना ही बल्कि उसके साथ में अपना मन और आत्मा के साथ लगे रहिएगा। जब जरूरत पड़े उसकी मदद कीजिए, आप उसके भी सुख दुख में खड़ा रहना है आपको। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आपकी मदद कर दिया, आप थैंक यू बोलते बाय बाय टाटा चलो, उसके बाद उसका काम पड़ा तो आप भूल गए, ऐसा नहीं है। जो आपके लिए कर रहा है आपको उसे हमेशा याद रखना है, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाए, कितने भी बड़े आप ओहदे पर हों, लेकिन जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना, और कभी ईगो को नहीं आना चाहिए। तो यहाँ भी बोला गया कि पूरे सर्विस जो है रिपीट थैंक्स, लोग जो है थैंक यू बोल देते खत्म। तो कहाँ से लाइन ऐसी ली गई है? टेमिंग ऑफ शिरू से है, एंड फिफ्थ से है, रिचार्ड सेकेंड से है, मेजर फॉर मेजर से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, टेमिंग ऑफ शिरू। आप देख रहे हैं ये जो आपका रिचार्ड है सेकेंड, ये क्या है? एक बेसिकली लिरिकल ट्रेजेडी है ये, आप सभी जानते हैं। ये यार बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये प्रश्न कभी हमको नहीं लग रहा पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सी जो है लिरिकल ट्रेजेडी है ये ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने मन के लिए इसको देख लो,
बाकी और कुछ नहीं है। अब इसमें पूछा गया शेक्सपियर महोदय की जो है बायोग्राफी किसने लिखी, शेक्सपियर द बायोग्राफी, ये जो है ये वाला वर्क इसमें से किसने लिखा है। देखो निकोलस रो को सब जानते हैं, ही वाज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो वो तो आएगा नहीं। अभी इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है, और इसमें जो ऑप्शन में दिया गया जो नाम है वो भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है इस वाला ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाए, चाहे टीजीटी में या पीजीटी में, शेक्सपियर द बायोग्राफी किसने लिखा है। क्या वो पीटर एक्रॉयड है, क्या फिर स्टेफन ग्रीनबाल्ट है, या फिर विमसेट है, या फिर ब्रैटले है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पीटर एक्रॉयड। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो इसे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे भैया जी, ये लगाओ दुनिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 में, या तो ये पीजीटी में आने वाला है या तो फिर आपका आएगा भैया जी टीजीटी में। इसको दिमाग में रख लो। मेरे हिसाब से जो है टीजीटी में टफ बनाएगा, तो टीजीटी के लेवल का है, आ सकता है। हाँ पूछा गया है यहाँ पर है, टीटस एंड्रोनिकस जो है वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट एंड मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्ले। मतलब इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा प्ले है जिसको, अभी बताऊंगा आंसर बताने के बाद में, जिसको स्टूपिडेस्ट और मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्ले बोला गया है। तो ये पूछा सकता है, तब आपको आंसर क्या देना है कि भैया जी और कोई नहीं, ये टीटस एंड्रोनिकस है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि किस बंदे ने स्टूपिडेस्ट एंड मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्ले बोला है, तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ बोला क्या कॉलेज ने, क्या फिर शैमुअल जॉनसन ने, अर्नोल्ड ने, या फिर इलियट ने। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इलियट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब आपसे अगर प्रश्न आ जाए कि भैया जी ये आपसे पूछा जाए हु कॉल्ड टीटस एंड्रोनिकस स्टूपिडेस्ट एंड मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्ले, टीएस इलियट। अब अगर ये प्रश्न आ जाए कि विच वर्क वाज कॉल्ड मोस्ट स्टूपिडेस्ट एंड अनइंस्पायर्ड प्ले बाय टीएस इलियट, तब हमें प्ले पूछा गया तो हम प्ले क्या लगाएंगे, टीटस एंड्रोनिकस लगाएंगे। नीचे की लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है एन अ प्ले इन विच इट्स इनक्रेडिबल द शेक्सपियर हैड एनी हैंड ऑलरेडी, ये सब चीजें जो है कोई जरूरत नहीं, केवल उतना ऊपर वाला ही याद रखिएगा, वही पेपर में इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब इसमें जो है थीम पूछ लिया गया है। देखिए जब भी आप पढ़िएगा तो थीम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल प्रश्न जो है थीम से भी बना लिए जाते हैं। तो जब भी हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली पढ़ने से पहले हमको क्या ही करना है, मान लो कोई भी पार्टिकुलर वर्क पढ़ रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना, कोई भी पार्टिकुलर वर्क पढ़ रहे हैं तो क्या ध्यान देना, नंबर 1 उसका हम पब्लिकेशन डेट याद कर लेंगे। ठीक है ना, अगर उस वर्क के ऊपर किसी ने क्रिटिकल कमेंट दिया है तो हम उसको भी लिख लेंगे, याद रखना है। फिर अगर उसमें कोई स्पेसिफिक मीटर दिया है वो ध्यान देंगे, या फिर उसमें कुछ राइम दिया है वो ध्यान देंगे। अगला देखेंगे इसमें स्टेंजा जो है, स्टेंजा फॉर्म क्या है, कोई पोएम वगैरह है तो वो आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको ध्यान देनी होती हैं। और हाँ थीम आपको याद करना है, थीम भी याद करेंगे। ठीक, अगर कोई इसमें स्पेसिफिक मोटिफ दिया है, मोटिफ वो याद कर लेंगे। कोई स्पेसिफिक अगर पोएम वगैरह पढ़ने अगर उसमें कोई स्पेसिफिक सिंबल दिया हुआ है वो याद कर लें। इतनी चीजों को पढ़ते समय हमें अपने आप पर ध्यान देना है। ठीक है ना, जब इतना आप ध्यान देंगे तो आप मान लो एक पर्टिकुलर वर्क आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। वैसे यहाँ पूछा गया है कि थीम पूछ रहा है यहाँ पर है कि फ्रेंडशिप की और इनफिडेलिटी की थीम आपको कहाँ देखने को मिलती है, किस वाले वर्क में, शेक्सपियर महोदय जी के। तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या वो किंग लियर है, क्या फिर टू नॉवेल ऑफ टू जेंटलमैन है ऑफ बारोना, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, फिर ओथेलो। तो ऑब्वियसली देखिए इनफिडेलिटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, विश्वासघात वाली कहानी कहाँ है, और फ्रेंडशिप की तो ऑब्वियसली कहाँ है, ओथेलो। ठीक है ना, तो आपने इसको पढ़ा ही होगा भैया जी, ओथेलो को जो है, ओथेलो द मूर हब्सी, इसको बड़ी पोस्ट दे दी जाती है, और इसके साथ जो रहता है यागो, है कि नहीं, वो बेचारा जो है खाली हाथ रह जाता है। तो यागो क्या है भाई, इसका इनफिडेलिटी भी है, और इसका हमने आपसे पहले पूछा था जेलसनेस भी दिखाएगी इसमें है। ठीक है, जेलसी ये भी इसी में है। तो यागो एक चीज बोलता है, एक लाइन बोलता है, आपने अगर जिसने भी पढ़ा है तो आपको पता होगा, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर सी लाइन है जिसको आप आज के जमाने में भी अप्लाई कर सकते हैं कि प्रेफरमेंट गोज बाय लेटर एंड अफेक्शन। आज की दुनिया में उसी व्यक्ति को प्रेफर किया जाता है, उसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है जिसका या तो कोई सगा संबंधी वहां बैठा हुआ है ना, या फिर उसके लिए एक लेटर लिख के चला जाए कि भाई साहब ये बंदा हमारा आ रहा है, इसको जो है आप देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो भैया जी उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो वैसे यहाँ पर भी था, यागो महोदय कहते हैं कि भैया जी आज ये ओथेलो जो पोस्ट पर है तो वो भी या तो लेटर या फिर अफेक्शन का ही काम हो सकता है कि नहीं भाई। अफेक्शन का मतलब आप रिलेशन समझ लीजिए, फ्रेंडशिप से समझ लीजिए, रिलेटिव्स आपका कोई है तो उससे आप समझ लीजिए।
और लेटर का मतलब भाई जुगाड़ आपकी अगर बढ़िया है, बेहतरीन है, तो फिर तो आप पदवी तो आप ही की है ना, है ना। वही आप अभी देख ही रहे हैं कि बिहार में वो जो विपिन सर हैं और जो यशपाल मीणा वहाँ के डीएम साहब हैं, उनका विवाद चल ही रहा है, वो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, देख लीजिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़े से टाइम में ये टेस्ट सीरीज करा देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जी इतना जल्दी कैसे करा देते हो, धीरे धीरे कराया करो। अरे यार टेस्ट सीरीज में कितना ही टाइम लेंगे भाई मेरे, तो फटाफट करा दें, बाकी अपना पढ़िए बैठ गए। एट अ लूज एंड्स पूछा गया, इसमें क्या होगा, टू बी लेजी, वेरी इजी, आउट ऑफ कंट्रोल या फिर टू बी एंग्री। तो आदमी सोचेगा कि ये एट अ लूज एंड्स है, तो इसमें क्या हो सकता है, लूज एंड मतलब छोर ढीला है, हाँ छोर ढीला है मतलब इजी होगा, या फिर अगर इजी नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और एट अ लो सेंस मतलब कि कहीं ना कहीं सटक गई इसकी, है ना ऐसा दिमाग लगाएगा, यहाँ लगाएगा। लेकिन इन तीनों में से ये कोई ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन है आपका ए। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे लोग तुक्का लगाने वाले हैं वो यही सोचेंगे, अर्थ के आधार पर तुक्का लगाते हैं। लेकिन भाई इडियम का हिसाब ही अलग होता है कि जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं होता है, जो नहीं होता वही होता है, जो होता है वो नहीं होता है ना, ये समझना है हमें बस। चलो, कल जो तेरा था आज वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब बोर्ड आपने सुना होगा ना, टोटल धमाल मूवी देखी होगी, उसका है डायलॉग है, कल जो तेरा था वो आज मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब बोर्ड का मतलब क्या है, ये तो खैर सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है या फिर फॉर अवे है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया जी। अब यहाँ लिखा है कट थ्रॉट। कट थ्रॉट का मतलब क्या है, ये मीडियम है, क्या वो टू डिसीव है या फिर टू गिव बैड परफॉर्मेंस या टफ या फिर बैकबर्ड, ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये एक साइकोलॉजी होती है भैया जी, जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं एक साइकोलॉजी होता है, अगर आंसर वगैरह नहीं पता है तो जो सबसे लंबा वाला आंसर देख रहा है वही छाप दो, वही सही हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग इसमें नेट दिए होंगे तो उससे लंबा सा आंसर रहता है, उसे टिक करके चले आते हैं, तुक्का लगाते हैं। बहुत जगह पर सही होता है, लेकिन आजकल के एग्जामिनर बड़े होशियार हो गए हैं, और कभी ये सोच के मतलब है कि ये आंसर लंबा है तो वही होगा, सर कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर्स वो दे देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर और हम और आप में से लोग होते हैं जो सभी चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं। चलिए, यहाँ पूछा गया है भैया जी नॉट, प्रश्न पढ़ते समय नॉट वर्ड अगर है उसको पहले अंडरलाइन कर लिया कीजिए, इससे आपकी गलतियां जो हैं गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पूछा गया इनमें से कौन सा एक्सट्रैक्ट जो है बेसिकली जूलियस सीजर का नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी लाइन जो भैया जी कौन सी लाइन जो है वो जूलियस सीजर से नहीं है। और इसमें मैंने वो सभी लाइंस रखी हुई हैं जो हमारे पेपर में सीधे सीधे आ सकती हैं, इसका हर एक स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके इंपॉर्टेंट जो जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जो आपका सिलेबस है, मैं उसको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो नोट जरूर करते रहिएगा, जब आप सफल हो जाएगा तब बढ़िया से थैंक यू लिख दीजिएगा कि सर जी आपका टेस्ट सीरीज हमारे काम में आया और आपकी वजह से ये हो गया, बस इतना हमारे लिए काफी है। चलिए यहां देखते हैं, लिखा है मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट। वाह भाई वाह, क्या बात बोली है, मैन एट सम टाइम नहीं, इसको भैया जी करना कहना चाहिए था फुल टाइम। आदमी जो होता है ना वो अपने भाग का खुद का विधाता होता है बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वही कहते हैं ना कि भाई गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब बन के मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को क्षमताएं दी हैं, बस क्या है कि आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टैंड अप कॉमेडीज, डार्क ह्यूमर देखते देखते मार जो है यूट्यूब चैनल पर अपना जीवन बिता देते हैं, कुछ रील देखते रहते हैं, कुछ जो है दोस्तों का टहलने निकाल देते हैं। और जो इन सब चीजों को त्यागता है और जो व्यक्ति अपने आप को आइसोलेशन में रख करके एक जगह पर कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करता है, व्यक्ति वही सफल होता है, या आप मान लीजिएगा। चॉइस इज योर्स, कैसे आपको फेट कहाँ बनाना है। फेट आपका क्या हो सकता है, देखो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण आपने पढ़ा होगा डॉक्टर फास्टस का, है ना, जो क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी। डॉक्टर फास्टस कितना बढ़िया इंटेलिजेंट आदमी था, लेकिन नहीं, उनको जो नेक्रोमेसिक पड़ी थी, अरे यार इतना बढ़िया ज्ञान तुम्हारे पास में था, तुमको ये जादू टोना तंत्र विद्या करने की क्या ही जरूरत थी। और उसे क्या चाहिए था, अनलिमिटेड पावर, डिजायर ज्यादा हो गई। तो यहां से ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा उच्च डायरेक्शन में चलना चाहिए, इतना ज्यादा जो है ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। बात समझ में आई? या फिर आप वहां तक पहुंच गए हो तो अभी अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम कर लो,
केवल हमें फोकस करना पढ़ाई पर। जब आप सफल हो जाइएगा फिर आप आराम से कीजिएगा, तब आपसे समाज कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, वरना चिर अनंत काल तक आपसे प्रश्न पूछता रहेगा और आपको सिर्फ मुंह ही छिपा करके निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये बात सही बोली कि मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर्स ऑफ देयर ओन फेट। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति दुनिया में अपने खुद का भाग बिताता है। ऊपर से लिखकर आता है या नहीं आता है ये तो मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं वो अलग चीज है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, ठीक है ना। बस जरूरत है अपनी एनर्जी को पहचानने की, अपनी आंतरिक जो शक्तियां भगवान ने दी हैं उनको पहचानने की। चलिए अगला लिखा है कवर्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। ये भी बढ़िया बात है कि जो कायर होते हैं अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले ही मर जाते हैं। अब ये बात भी है कि जीना भी क्या जीना जो डर डर के जीना हो, मतलब समझ रहे हैं ना, डर के नहीं जीना है। अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। एक बार अगर आप अपनी आवाज को दबा लिया तो जिंदगी भर आपकी आवाज दबती ही रहेगी। मैंने आपको क्या बताया, डीएम साहब ने विपिन सर को भगा दिया था वहां से। अगर वो डर जाते उनसे तो फिर आज ये जो पूरा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे विपिन सर छाए हुए हैं, यशपाल मीना छाए हुए हैं, ये ऐसा नहीं हो पाता। और आज समझिए अपनी आवाज बुलंद उन्होंने की और कितने लोगों के जो है वो सहारा हैं, कितने लोगों को उन्होंने न्याय दिलाया। तो जहां गलत है उसको गलत बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा अपनी मृत्यु से पहले मर जाएंगे आप। आगे लिखा है फ्रेंड्स रोमांस कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स। ये भी लाइन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अगला है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई बॉयज। तो कौन सी इसमें लाइन नहीं है, तो इसलिए ये जो लाइन है डी वाली, यानी कि गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई बॉयज, ये लाइन जूलियस सीजर से नहीं बल्कि आपने पढ़ा होगा हैमलेट से ली गई है। और आपको याद आना चाहिए कि ये लाइन कब बोली गई, किसके द्वारा बोली गई, तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि वो लड़का जो है बाहर जा रहा होता है, याद कीजिए, तब उसके डैडी उसको बताते हैं कि लल्ला सुनना सबकी करना अपने मन की, बात समझ में आई, सुनो सबकी करो अपने मन की। अब ये वाली लाइन याद रखना, ये कभी फिल करवाने के लिए आ सकती है, ये वाली सी वाली फ्रेंड्स रोमांस कंट्रीमैन, ठीक है, लैंड मी योर ईयर्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो आपको भरवा भी सकता है, पहले फ्रेंड आएगा फिर रोमांस आएगा फिर कंट्रीमैन है, ये याद रखना, ठीक है ना, याद रखना है आपको। और बाकी ये सब के सब लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो इसको। ये नीचे वाले भी इंपॉर्टेंट है, हैमलेट की लाइन है, पोलोनियस का नाम सुना होगा आपने। चलो ये तो दुनिया की सबसे फेमस लाइन है कि नहीं। ये बिल्कुल सिमिलरली उसी से मिलती हुई, जैसे भैया आपने बताया कि भैया मैन एट समटाइम्स आर मास्टर ऑफ देयर ओन फेट, नहीं उसी की लाइन है ये, बिल्कुल वैसे मिलती जुलती है। तो 12th नाइट में ये लाइन जो मैं पढ़ने वाला हूँ किसने बोली है, क्या बोला है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them। बहुत कतई सही बात है, कुछ दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो ग्रेट पैदा ही होते हैं, मान लो तो जन्मजात भगवान ने मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको बना दिया, तो कुछ तो मान लो है ही, कुछ ग्रेटनेस अचीव करते हैं। बहुत सारे आपने एग्जाम्पल समाज में देखे होंगे, वो बेचारा पहले कुछ नहीं था, आज जो है वो इतने फेमस हो गए हैं, उदाहरण बहुत सारे देखे होंगे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। जैसे अभी आप बड़ा पाव वाले देख लो, डॉली चाय वाले देख लो, इन्हें क्या पता था इनकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन है बदल गई। तो वही बात है, कुछ जो है अपनी मेहनत से अपनी लगन से, सुंदर पिंचाई को देख लो, गूगल के सीईओ हैं, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। ऐसे समाज में कितने आईएएस पीसीएस होंगे जो एक गरीब तबके से, है ना, रिक्शा चलाने वाले का, किसान का बेटा, है ना, चौकीदार का बेटा, गार्ड का बेटा, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आईएएस पीसीएस बड़े बड़े पोस्ट पर सीए वगैरह हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक अच्छे पद पर वो पहुंच गए अपनी मेहनत के साथ। और कुछ जो ऐसे होते हैं जो होते अच्छे नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो है थोप दी जाती है मानता कि नहीं देखो तुम, अच्छा नेता ही देख लो, कितने सारे नेता हैं होते नहीं, अरे नहीं साहब अब आप ही हो सब कुछ भाई, अरे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चापलूसी, उनसे काम लेना है। तो होते नहीं वो इतने महान है, लेकिन उन लोगों को हमें महान बना देते हैं, समाज में लोग रहते हैं वो उनको इस तरीके से बना देते हैं। और कुछ महान होते हैं उनको लोग जो है डिमिनाइज कर देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में देख लो, बड़ा अलग अलग नामों से आजकल लोग जो हैं ट्रेंड में ला रहे हैं चीजों को, देखिए मिलेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो वही चीज बोली गई, तो ऐसा किसने बोला है, क्या मालवोले ने, ओर्सिनो ने, बॉयला ने, ओलेबिया ने, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ये मोस्ट फेमस लाइन है, हर बार आती है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट पूछा गया है ट्रू नहीं, किसके बारे में, टेबल टर्न के बारे में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पोएम है,
अगली बार जब मैं प्रश्न बनाऊंगा टेबल टर्न का, कोटेशंस का, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना, मैं पहले बता दे रहा हूं। टेबल टर्न का एक एक स्टेंजा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, कहीं से भी कोई लाइन आ सकती है और कहीं से कोई भी लाइन को फिलर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ना इसको है। तो यहां पूछा गया है कौन सा फैक्ट नहीं है टेबल टर्न के बारे में। इसे पूछ रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने इसमें डिस्क्राइब किया है ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, मतलब यहाँ पर पक्षियों के सॉन्ग को बताया गया है, और तो कौन कौन से पक्षी हैं जिनके सॉन्ग के बारे में बताया गया है। एक का नाम बताया गया है यहाँ पर भैया जी, जो वुडलैंड लिनेट है वो, या फिर एक है थ्रोस्टर वो। तो अब अगर आपने इसको सही से पढ़ा होगा तो समझ पाएंगे कि टेबल टर्न में वर्ड्सवर्थ महोदय जी ने क्या फिर लिनेट या थ्रोस्टर की बात की है कि नहीं की है। किए होंगे तो बताएंगे, नहीं तो मोए मोए कुकू कुकू लिवर लिवर हो जाएगा। आगे पूछा गया है इस पोएम में 8 बैलेट स्टेंजाज हैं, ठीक है ना, और टोटल जो है 32 लाइंस है। चलो भैया, अब आपने देखा होगा तो पता होगा। द पोएम पुट्स फॉरवर्ड द मैसेज द नेचर इज द अल्टीमेट गुड इन्फ्लुएंस। इसमें बताया गया है कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर का ही रोल है ना। अगला पूछा गया है कि ईच स्टेंजा फॉलोज इक्वली इरेगुलर राइम, ये पूछा गया है। तो अब आप बताइए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बताइएगा क्या इसका है। नहीं पता होगा आपको, सही से पढ़े नहीं होंगे आज तक। टेबल टर्न तो पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आपने इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, इस प्रकार से भी फैक्चुअल चीजें इस पोएम से बाहर निकाली जा सकती है, ये नहीं सोचा होगा आपने। तो समझ लो इस प्रकार से बनेंगे, अभी आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं मेरे लाल, यहां समझो। बिल्कुल सही बात है, इसमें लिनेट का थ्रोस्टल का नाम लिया गया है, ये सही है, याद रखना वर्ड्स के नाम भी। दूसरा है 8 बैलेट स्टेंजा हैं, 8 गुणे 4, आपको पता होना चाहिए भैया जी क्या कि बैलेट स्टेंजा क्या होता है, जिसमें 4 लाइन होती, सिंपल सी बात। तो 8 चक्कू 32, ये भी सही है। फिर क्या इसमें अल्टीमेट गुड जो है, गुड की बात की गई, नेचर के बारे में सब कुछ बात की, नेचर इज द अल्टीमेट गुड इन्फ्लुएंस, तो नेचर का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इसमें एक चीज यहाँ गलत ये लिखी है कि ईच स्टेंजा फॉलोज इक्वल इरेगुलर राइम, ये गलत बात है, इक्वल नहीं है ये, अनइक्वल है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला बस सही है, इसको सही से पढ़िएगा। अगला पूछा गया है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय जी के बारे में। अब आप देखेंगे तो इसमें एक एक इंडिविजुअल में भी पूछा जा सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें तो कोई स्किप करने वाला है नहीं। चाहे तो मैं इसको एक लाइन में बना देता, या फिर मैंने आपको इसे बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं केवल 30 to 50 क्वेश्चन ही कराता हूँ, इससे ज्यादा मैं कराता नहीं हूँ। लेकिन 30 to 50 क्वेश्चन हमारे 100 क्वेश्चन से कम नहीं होते हैं। अगर मैं इसी को इंडिविजुअली में डिवाइड कर दूं तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन जब मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ तो एक में जिस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, सिंगल स्टेटमेंट में कैसे आ सकता है, वो मैं सब आपको यही बता रहा हूँ, नहीं। चलो, तो यहां लिखा है देखो, पहला पूछ रहा है कि ही वाज बोर्न इन 1770 इन कम्बरलैंड। दूसरा है 1838 में वर्ड्सवर्थ ने रिसीव किया था एक ऑनररी डॉक्टरेट सिविल लॉ में। दूसरा आपसे पूछा गया 1842 में इनको सिविलिस्ट पेंशन जो है 300 जो है डॉलर का मिला था एक साल में। उसके बाद में लिखा है ही बिकेम द ओनली पोएट लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। अब इसका एक एक प्रश्न देखो और समझो क्या इसमें गलत हो सकता है, आपके हिसाब से इसमें क्या गलत है भाई बताओ, सोचो समझो, पढ़ा तो बहुत बार होगा। चलिए, तो इसमें देखिए पहला गलत है, ये कम्बरलैंड में पैदा नहीं हुए थे, कुकर माउथ में पैदा हुए थे। देखो यहां तो लगेगा कि हाँ ये तो सही है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 17 दिखाई दे रहा है और ये तो सही है, तो अब गलत हो जाएगा। कम्बरलैंड नहीं है, क्या है, कुकर माउथ है। बाकी ध्यान देना है, अगर आपसे ये पूछ ले जाए इन विच ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ, कब इन्होंने जो है ऑनररी डॉक्टरेट जो है उपाधि ली थी सिविल लॉ में, तो आंसर हो जाएगा 1838। अगला क्वेश्चन बनाए इस प्रकार से कि आपसे पूछा जाए हाउ मैनी डॉलर्स ही वाज अवॉर्डेड विद अ सिविलिस्ट पेंशन, कितना उनको दिया जा रहा था, तो $300। अब अगर ये पूछ लिया जाए अगली बार इस प्रकार से कि इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ वाज अवॉर्डेड अ सिविलिस्ट पेंशन ऑफ $300 अ ईयर, तो आंसर हो जाएगा भैया जी 1842। ये हो गया। अगला क्वेश्चन बना दिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोएट लॉरिएट हु रोट नो ऑफिशियल वर्सेस, जिसने ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखे, तो आंसर क्या हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। ये अपने बारे में लिखते रहे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इन्होंने ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखे। तो देखिए इतने क्वेश्चन बना दिए, मतलब 4।
चाहे तो चारों अलग कर लो। अब ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया, कुछ किताब में इसका आंसर गलत दिया है तो मुझे बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। इसे पूछा गया लॉस्ट लीडर किसने बोला है, क्या वो हैजलिट है, ब्राउनिंग है, अर्नोल्ड है, इलियट है? तो अब इसका आंसर हो जाएगा इसका बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपको मुझे बताना है कि भैया जी ये मैं प्रश्न बता रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। जो जो हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, क्या बताना है कि भैया जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में और इंटीरियर मोनोलॉग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा आपको बताना है इन विच जनर ऑफ लिटरेचर डू यू फाइंड द यूज ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग का यूज आप कहाँ पाते हैं, एसे में, नॉवेल में, प्ले में, स्टोरीज में, कहाँ, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। और बाकी एक चीज याद रखिएगा, देखिए अगर कोई क्वेरी करनी हो तो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करा देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल की, तो वहां आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वहीं पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ही जो लिंक दिया गया उसके नीचे आपको नंबर भी दिखाई देंगे, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है जी, हु रोट मेड हिम आवर पैटर्न टू लीव एंड टू डाई, शेक्सपियर वॉज ऑफ अस, मिल्टन वॉज फॉर अस। ये लाइन किसने बोली है, कौन जो है वो इसका बंदा है जिसने ये लाइन लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। अगला है, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ रिपेंटेंस। ये मोस्ट एंड मोस्ट लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न बना लेता है, टाइटल को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। पूछा गया रिपेंटेंस का जो है एक वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है, इसका टाइटल आपसे पूछा जा रहा है क्या है वो, क्या वो लिरिकल बैलेड है, या पेस्टोरल बैलेड है, या फिर शॉर्ट नैरेटिव पोएम है, या फिर आप प्ले है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, पेस्टोरल बैलेड, ठीक है ना। तो आपको बताना है व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ पेस्टोरल, पेस्टोरल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, वो मुझे आपको बताना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पेस्टोरल इलेजी तो जान ही रहे होंगे, तो पहले आपको मुझे पेस्टोरल बताना है, एंड वी हैव अ नीड टू मेंशन 3 एग्जांपल्स। क्या बताना है? 3 एग्जांपल्स आपको बताने हैं पेस्टोरल इलेजी के, किसके? पेस्टोरल इलेजी के, ठीक है। 3 एग्जांपल बताने हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में पूछ सकता है एग्जांपल्स पेस्टोरल के। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। यहाँ अंडरलाइन कर लिया करो, नॉट ट्रू। पूछा गया है लेसिडस जो है वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। ये जो लेसिडस है, क्या ये अपने दोस्त की मृत्यु पर लिखी गई थी? इनके दोस्त का नाम यहाँ मेंशन किया गया है, एडवर्ड किंग है क्या वो? जब 1652 में मिल्टन वेंट कंप्लीटली ब्लाइंड एंड हिज वाइफ मैरी पावेल आल्सो डाइड। तो 1652 में 2 घटनाएं इनके साथ होती हैं, ये कंप्लीटली जो है ब्लाइंड हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है इसी टाइम पर मैरी पावेल जो इनकी वाइफ होती है उनकी भी डेथ हो जाती है। तीसरा है, ये पूछ रहे ही रीमैरिड 1659 में कैथरीन वुडकॉक से ये शादी कर लेते हैं 1659 में। फिर बोल रहा है 1659 में मिल्टन ने एक वर्क लिखा था अ लेटर टू फ्रेंड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना, अ लेटर टू फ्रेंड कंसर्निंग द रप्चर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये इतना पूरा टाइटल है, अ लेटर टू अ फ्रेंड कंसर्निंग द रप्चर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ इन रिस्पॉन्स टू जर्नल लैम्बर्ट्स। मतलब ये है कि ये वर्क जो है जर्नल लैम्बर्ट्स के रिस्पॉन्स में लिखा गया था, रिसेंट डिसोल्यूशन ऑफ द रम पार्लियामेंट, जो इन्होंने रम पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था उसके रिस्पॉन्स में। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं बता रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सी। ये 1659 जो डेट है ये गलत है, ये इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, प्रश्न अगर ये बना लिया जाए कि भैया जी कंप्लीटली कब ब्लाइंड होते हैं, तो 1652 में हो, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मैरी पावेल की डेथ कब हो जाती है, तो आपको सामने ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जी 1652 में कौन सी 2 बड़ी इंसिडेंट हुई थी, तो ये वाला भी आंसर आपका पूछ लिया जाएगा इस तरीके से, ठीक। और आपसे पूछा जाए कि लेसिडस किसकी डेथ पे लिखा गया था, तो आपको पता ही यहाँ पर है एडवर्ड किंग की डेथ पर ये लिखा गया था। ये पूछ लिया जाए लेटर टू अ फ्रेंड जो है किसको बेसिकली रिस्पॉन्स में लिखा गया था, तो आंसर हो जाएगा जनरल लैम्बर्ट। बताइए, इतने सारे जो है क्वेश्चंस मैंने आपको एक ही क्वेश्चंस में करा दिए। हाँ ये भैया जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये पूछा गया मिल्टन ने अपने जो थियोलॉजिकल व्यूज हैं वो बेसिकली किस में एक्सप्रेस किए हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या डी डॉक्ट्राइन क्रिश्चियनिया है, पैराडाइज लॉस्ट है, या फिर पैराडाइज रिगेंड है, या फिर सैमसन अगोनिस्ट है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको बताइए ऐसा कौन सा इनका वर्क है जो कास्ट डाउट करता है पैराडाइज रिगेंड पर, ये आपको बताना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में। Which work casts doubts on Paradise Regent? You have a need to mention the answer in comment box. Okay. Okay. So let's move ahead to this particular question. It is also one of the most important question which can be asked directly in your exam, because the question here is asking about the theme. So what is the, in which work of Milton expressed his dislike for Catholicism and episcopacy? ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें भैया जी मिल्टन महोदय जी ने कैथोलिज्म और एपिस्कोपेसी जो है उसको डिसलाइक किया है, उसके बारे में बताया है। क्या वो ऑफ एजुकेशन है, ऑफ रिफॉर्मेशन है, द डॉक्ट्राइन एंड द डिस्पल ऑफ डाइवर्स ये है, या फिर डी डॉक्ट्राइन क्रिश्चियनिया? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑफ रिफॉर्मेशन। इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। Which is not a work by John Milton? इनमें से जॉन मिल्टन जी का कौन सा वर्क नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सब आपको कर लेगा। तो अब इसलिए इसका देखते हैं, टेट्राचॉर्डन है, ऑफ्ट्रोलिजन है, एनिमेडिवर्जन है, या फिर इनकॉग्निटा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, इनकॉग्निटा इज नॉट अ वर्क बाय जॉन मिल्टन बट इट्स अ वर्क बाय वैन जॉनसन। ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, टेट्राचॉर्डन का मतलब बताना है ये, और एनिमेडिवर्जन्स का भी मतलब आपको बताना है, ठीक है ना। ये बेसिकली ट्रैक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि पैराडाइज लॉस्ट की बुक 10 में, ठीक है, हु इज और आर मीट सैटन एट द एज ऑफ पैराडाइज। कहने का मतलब ये है कि बुक नंबर 10 में सैटन को जो गेट है पैराडाइज का, वहां पर उसकी मुलाकात किससे होती है? बुक नंबर 10 में। बुक नंबर याद रखना है। क्या वो राफेल और माइकल हैं, क्या वो मोलोच और डेथ है, या फिर सेन एंड डेथ है, या फिर गैब्रियल एंड बेल्जियम है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सीन एंड डेथ। ये दो की मुलाकात होती है सैटर्न से एट द एज ऑफ पैराडाइज। अब ये पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है भैया जी, किसके बारे में सही नहीं है भैया जी, बहनी जी, घासवर्ती के बारे में। तो आपको इसमें बताना है। यहाँ पूछा गया है 1931 में क्या करते भैया जी? ही वॉज अपॉइंटेड एज अ रोमन लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। रोमन लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड मतलब ये इन्होंने जो है लेक्चर के रूप में काम किया है ऑक्सफोर्ड में 1931 में, ठीक है जी। चलो अब आप देखिएगा, बताइएगा बाद में। दूसरा है 1932 में भैया जी इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए, तो ये तो आप ही जान ही रहे होंगे। फिर 1925 बता रहे हैं कि डे लिटरेचर की जो एक उपाधि होती है उनको कन्फर्ट की गई थी कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये क्या बात सही है भैया जी? आगे देखते हैं कि 1929 में जिनको भैया ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है कन्फर्ट किया गया था, तो इसमें क्या गलत हो सकता है बताओ भैया जी, बहनी जी? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए 1925 नहीं, यहाँ पर डेट होनी चाहिए 1929, ठीक, ये इसलिए ये गलत है। बाकी इनको डी लिटरेचर की जो उपाधि है वो कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी दोनों के द्वारा ये दी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो। प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है कि व्हाट आर दोज यूनिवर्सिटीज व्हिच कन्फर्ड ऑन हिम द डी लिटरेचर, ठीक है, उपाधि, ये चीज है। तो ये दो कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी है ये, ठीक, बाकी सब सही है। 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, ये आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द डार्क फ्लावर। ये डार्क फ्लावर वर्क है 1913 में आता है, इसका आपसे पूछा गया है फुल टाइटल। क्या वो नोबेल ऑफ लव है, नोबेल ऑफ फेट है, नोबेल ऑफ डिजायर है, नोबेल प्ले ऑफ लव है? तो अब इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ए, नोबेल ऑफ लव इज द राइट आंसर। देखिए भाई बोलते बोलते जो है गला सूखने लगता है, तो जब अगर आपको लग रहा है कि यार वीडियो ठीक है, मतलब कंटेंट ठीक ठाक है और सर जी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो आप प्लीज इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी क्या करिए। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगता है देखने के बाद में ठीक है यार योग्य है लाइक करने के लिए, तो कर दिया करो भाई, मतलब क्या कहना पड़ रहा है आपके। मतलब एक जमाना आ गया है कि यार मेहनत भी हम आपके लिए करें, कंटेंट भी हम ही बनाएं, कंटेंट अपलोड भी हम ही करें, या आप एक्सप्लेन भी हम ही करें, और उसके बाद हम ही भीख मांगे आपसे कि भैया जी दबा दो दबा दो दबा दो, लेकिन नहीं है, उल्टा जमाना है। पहले लोग गुरु को दक्षिणा देते थे, आज गुरु जी को भीख मांगनी पड़ रही है, मजबूरी है। वे काहे के लिए? लाइक के लिए।
लाइक भी ना डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको नहीं लग रहा अच्छा तो आप कर सकते हो, है कि नहीं। ये चीज़ है। आपको पता है 2 प्रकार के स्टिमुलेशंस होते हैं, है ना। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव स्टिमुलेशंस होता है। पॉजिटिव होएगा तो हमारा जो एक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेगेटिव होगा, नेगेटिव भी है तो उससे भी डबल भी हो सकता है और माइनस भी, मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन मोस्टली तो माइनस में ही जाता है अगर नेगेटिव स्टिमुलेशंस होते हैं तो। चलो, तो ये पूछा गया भाई जी, इसमें से ये आप देख रहे हैं मॉडर्न कॉमेडी का कौन सा पार्ट नहीं है, ये ट्रायोलॉजी में आता है, आपको पता है। इसमें इंटरलूड्स भी हैं, तो क्या वो व्हाइट मंकी है या फिर सिल्वर स्पून है या फिर मेड इन वेटिंग या फिर स्वान सॉन्ग है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी, मेड इन वेटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक। ये आगे देख रहे होंगे, यहाँ पर पूछा गया है, हाँ भैया जी ये है वन वर्ड। इससे पूछा गया है कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब 3 ठो सही मिले हुए, 1 ठो जो है आपका गलत है। तो पूछा गया है एन एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, जब आप एक डेड पर्सन को आप बरी कर रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरमेंट बोलते हैं। अगला है अ टैक्स और अ लेवी, जो टैक्स देते हैं या फिर लेवी देते हैं उसे सेस बोलते हैं। और तीसरा है एन एक्ट ऑफ नो लॉन्गर केयरिंग फॉर यूजिंग और डूइंग समथिंग, फेलियर टू डू वंस जॉब और ड्यूटी, तो इसे क्या बोलते हैं, डेरिलेक्शन। मतलब कहने का ये हुआ कि एन एक्ट ऑफ नो लॉन्गर केयरिंग, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, चिंता नहीं करते हैं, यूजिंग भी नहीं करते हैं, ठीक समथिंग, या फिर आप असफल हो जाएंगे उसके बारे में कोई मतलब नहीं है, तो उसे डेरिलेक्शन बोलते हैं। अगला है चौथा, एन एक्टिविटी और एक्साइटमेंट दैट इज अनयूजुअल एंड दैट ऑफन इज नॉट वांटेड और नेसेसरी, से पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है। अगला यहाँ लिखा गया है एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्मिंग, मतलब कहने का मतलब एक एग्रीमेंट जब साइन करते हैं अपने दुश्मनों के साथ में, ये वर्ड याद रखना, दुश्मनों के साथ में, केवल ओपोनेंट के साथ में है, ये पता लगे कि आपके जो है फ्रेंड के साथ में लिख दिया है तो गलत हो जाएगा। ओपोनेंट्स और एनिमीज, या ध्यान देना। काहे के लिए, अगर लड़ाई वड़ाई हो रही है तो उसको रोकने के लिए, बहस हो रही है उसको रोकने के लिए। तो इस प्रकार से अगर अपने दुश्मन के साथ में कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रूस बोलेंगे, प्राइवी बोलेंगे, बैकी, लेवी, तो इसलिए ट्रूस इंपॉर्टेंट। आपको वो मैं वन वर्ड नहीं करा रहा हूँ ना जो पूछे जा रहे हैं हर जगह पर। तो यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल पूछा गया, फिगर बेस पे बताइएगा। आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन, तो इसलिए आपको पता है कि भाई जी मिल्टन का मतलब यहाँ पर मिल्टन के वर्क से है, तो वो सेनेक्डोची हो गया, मेटानमी हो गया, पन हो गया, एनास्ट्रॉफी हो गया, तो इसलिए ये मेटानमी इज द राइट आंसर। आगे देख रहे हैं, इसमें पूछा गया, सेकंड ने पूछी है प्रोसोपोइया का। प्रोसोपोइया का तो हम आधे ज्यादा क्या लगा देंगे, अगर मैंने यहाँ ओनोमोटोपोइया दिया होता तो आदमी तो वही लगा देता। कितने लोग को ये आंसर पता है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे नहीं लगता एक को भी पता होगा प्रोसोपोइया किसका नाम है। क्या जोग्मा है, राउंड अबाउट है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मेटाफर। प्रोसोपोइया इज द सेकंड नेम। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है 2025 में। इसमें पूछा गया जर्मन वर्ड, ये जो है मार्किन, ये बेसिकली लिटरेरी वर्ड है। मार्किन एक जर्मन वर्ड है और जिसका क्या ही मतलब होता है, ये आपकी एम एच ब्राइन से लिया गया है। किसी को डाउट हो तो वहां देख लेना। क्या फॉकटेल है, बैलेड है, रोमांस है, स्टोरी, तो इसलिए इसका फॉकटेल हो जाएगा राइट आंसर। तो आपसे पूछ लिया जाए मार्किन किससे एसोसिएटेड है, फॉकटेल से। मार्किन कैसा वर्ड है, किस लैंग्वेज से लिया गया, तो जर्मन। यहाँ पूछा गया है एनी शॉर्ट कंपोजिशन, मतलब कोई भी एक शॉर्ट कंपोजिशन हो प्रोज में, दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक डिस्कस मैटर कर रहे हो या फिर एक्सप्रेस कर रहे हो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू को और लोगों को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो या फिर सिंपल एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर किसकी वैसे बात हो रही है, ट्रेटाइज की, डिसर्टेशन की, ऐसे की, नोवेल की। देखो सिंपल सी बात याद रखो, इसमें मेन चीज क्या है, देखो जो ऐसे होता है बेसिकली एक प्रकार का एक शॉर्ट ऐसा कंपोजिशन होता है जिसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस करते हैं या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करते हैं, और इसमें सबसे खास बात क्या है, परसुएड करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आपको बताना है नोबेल क्या है। नोबेल जो है बेसिकली नोबेल किस भाषा से लिया गया, इसका मतलब क्या है, और आपको एक चीज बतानी है कि जो एसे है, ठीक है, इसके मुझे आपको क्या बताने हैं, टाइप्स बताने हैं। हु इज द फादर ऑफ एसे, ये बताना है। एंड फ्रॉम विच वर्ड द एसे टर्म हैज बीन टेकन, ये तो सब यार बहुत जनरल से चीजें हैं, बताना है। एंड हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ एसे, नॉट इंग्लिश एसे। एसे और इंग्लिश एसे दोनों अलग अलग है, वो मुझे बताना है कौन का फादर है, ठीक है।
चलिए हाँ भैया जी, अभी ग्रामर आपकी आ गई है। ग्रामर में तो आप सब माहिर होंगे आशा करते हैं, तो उसे पहचान लो भैया जी। भाई जी कौन सा गलत है आंसर है? मार्क्स जो है बोलते बोलते परेशान हो गए। देखो पढ़ो इसमें, पहला पूछ रहा है ईच ऑफ देम वाज इंटेलिजेंट, नीदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड और वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट। तो क्या गलत हो सकता है? आपको पता होना चाहिए मैनी आ के बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ क्या होना चाहिए? हैज। और बाकी सब सही है। ठीक है, ये मैं आपको वो वाले नियम यहाँ पर लिखा हूं जो जहां से प्रश्न पेपर में बन जाते हैं। ये एडवांस लेवल के ग्रामर वाले हैं, आपकी जो सिंपल ग्रामर वाले नहीं है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट में सबको पता है, वो एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। थोड़ा सा एडवांस ग्रामर के हैं, वही इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें पूछा गया है स्पेलिंग कौन सी इनकरेक्ट है, तो क्या वो डिसगाइज्ड है? इनकरेक्ट पूछा गया, मतलब 3 सही को एक गलत होगा। डिस्टिंग्विश्ड है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। डेफर भी सही है, ये डिसेप्टेड गलत है ये। ठीक है, ये सी आंसर हो जाएगा। इसमें भी इनकरेक्ट पूछा गया है क्या? अभी यदि इसमें मतलब इनकरेक्ट पूछा है यानी कि 3 सही होंगे गलत होंगे, तो एग्जॉर्बिटेंट लिखा हुआ है, एक्सटॉर्शन लिखा है, एग्जिबिटेड लिखा हुआ है, एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉर्बिटेंट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, गलत है। अब इसमें पूछा गया है भैया जिसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। देखो पेपर में इसी प्रकार की पैसिव वॉइस आएंगी, मतलब ये नहीं कि बाई फाई लगाने वाली सिंपल, ये पेपर पर नहीं पूछते ज्यादा है, कुछ अलग ही प्रकार के पूछते हैं। तो इसमें क्या होगा? हनी टेस्ट स्वीट्स, तो स्वीट इज टेस्टेड बाय हनी। जिन्होंने सही से नहीं पढ़ा होगा तो फिर आंसर क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, लेकिन ये क्या है? गलत है। स्वीट इज टेस्टेड, तो ये भी गलत है। हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो देखो जब भी हम 5 सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आए तो उसको हम किस प्रकार बनाते हैं? व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज से यूज करते हैं ना। जैसे इसमें आपका टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, इस प्रकार के, तो आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार से पढ़िएगा पैसिव वॉइस। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया ऑल ग्रीक टू मी, ये मतलब आ भी चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या? फॉरेन है, मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है, या फिर इंटरेस्टिंग है? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। ऑल ग्रीक टू मी मतलब अब अगर हमारे सामने कोई ग्रीक भाषा बोलने लगे तो हमको समझ में आएगा? नहीं आएगा, तो हमारे लिए कोई मतलब, उसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि मीनिंगलेस हो जाएगा वो। और ये भैया जी लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज वर रिटन बाय गाल्सवर्दी? तो ड्रामा ऑफ आइडियाज है, प्रॉब्लम प्लेज है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, क्या? तो इसलिए आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम प्लेज। ड्रामा ऑफ आइडियाज किसने लिखे उसका नाम आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो भैया ये रहा आपका अभी तक का नियर अबाउट 40 तो 45 क्वेश्चंस आपको मैंने इस सीरीज में कराए। टेस्ट नंबर 7 सीरीज थी हमारी आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।